फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम का टेंशन चल रहा होगा। अगर आपका टेंशन रिलेटेड है फिजियोलॉजी से तो डोंट वरी, भूल जाइए उसको। अगर ये आप सोच रहे हैं कि कैसा इसमें क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सिटी में, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, यही समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को, और वो उनको टेंशन होने लगती है। लेकिन डोंट वरी, आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। देखिए, अगर आप नए हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट तो जानते होंगे कि क्या है ये फिजियोलॉजी का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ कि कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कैसे यूनिवर्सिटी में पूछता है। ये सारा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक किसी न किसी यूनिवर्सिटी का लिया हुआ है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देखिए, यही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग जैसे कि सेल में सिर्फ सेल साइकिल इंपॉर्टेंट था, उसका वीडियो बनाई। ब्लड में ये सारा चीज़ है जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप एंड एबीओ सिस्टम देख लिए। उसी से रिलेटेड RH इनकम्पेबिलिटी है, मतलब क्लिनिकल कोरिलेशन के थ्रू, और ये बहुत बार पूछ चुका है, तो हम लोग आज इसको देखेंगे। तो अगर आप इस तरह से परेशान, तो आप मेरा प्लेलिस्ट अगर 1-2 महीना बाद देखिएगा, मतलब ये वीडियो डाल चुकी उसके बाद, तो हो सकता है कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप तुरंत देख रहे हो तो ये सारा चीज़ को अपने जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या RH इनकम्पेबिलिटी? तो कभी कभी तो एग्जाम में RH इनकम्पेबिलिटी पूछेगा या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पूछता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है क्या। मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? रिलेटेड टू RBC, ये RBC से रिलेटेड है। और फिटस, डेट मीन्स जब बच्चा जो है वो मम्मा के ओम में रहता है, कोख में, पेट में रहता है, तो उस कंडीशन, उस टाइम का जो पीरियड, उसको फिटस बोलते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जो इरिथ्रोसाइट है उसको जो मम्मा का जो एंटीबॉडी है उसको मार देता है, उसको मारता है, क्योंकि उसको एंटीजन समझता है। और क्यों समझता है, कैसे समझता है, मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको RH इनकम्पेबिलिटी बोलते हैं। तो यही इसका आंसर है कि क्यों मारता है। हमें पता है कि हमारे ब्लड ग्रुप चाहे तो A B O और A एंटीजन से ही पता चलता है, एंटीजन और एंटीबॉडी से, तो इस तरह से पता करता है। लेकिन A पॉजिटिव, B पॉजिटिव हमें कैसे पता चलता है? तो उसमें भी एक D एंटीजन आता है, जिसको हम लोग RH ग्रुप में देखते हैं। तो RH सिस्टम में जब D एंटीजन पाया जा रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर RH नहीं, मतलब D एंटीजन नहीं पाया जा रहा उसको निगेटिव बोलेंगे। ये तो आप ABO और RH वाला में समझ चुके होंगे, जो इससे पहले वाला वीडियो था। तो वही चीज़ जो होता है, बच्चा का जो है वो जो D एंटीजन है, मतलब वो पॉजिटिव एंटीजन उसमें पाया जाता है, इसलिए वो पॉजिटिव रहता है ब्लड ग्रुप के, और मम्मा जो रहती है निगेटिव रहती है। तो हमें पता है कि जब ये D एंटीजन, तो वो एंटीजन है, तो एंटीजन को हमारा बॉडी क्या समझ लेता है, उसके प्रति वो दुश्मन समझ लेता है और उसको एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो वही काम होता है कि मम्मा का जो वो बॉडी है वो उसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप करके और RBC को मारना स्टार्ट कर देगा। और RBC क्यों? RBC के ही सतह पे ना ये एंटीजन पाया जाता है ब्लड वाला, तभी हम लोग ब्लड ग्रुप जानते हैं। तो ये सारा चीज़ कंप्लीट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज द हीमोलाइटिक डिजीज इन अ फीटस एंड न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डेट मीन्स RBC को, ब्लड को उसमें मतलब मार दिया जाता है। ये ऐसा एक डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज किया गया एबनॉर्मल हीमोलाइसिस ऑफ RBC को ज़्यादा टूटना, उसको मारना, किसके कारण? ड्यू टू RH इनकम्पेबिलिटी। जैसा कि मैं आपको बताई, क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है RH ब्लड ग्रुप का मदर एंड बेबी में। इसमें क्या है, एक कंडीशन अकर होता है व्हेन मदर जो है RH निगेटिव हो और फीटस जो है वो RH पॉजिटिव हो। ये इनहेरिटेड ऐसा होता क्यों है? कब बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव हो जाएगा? जब उसके जो फादर थे वो RH पॉजिटिव थे, तो वो जीन के थ्रू बच्चा में आता है, ये XY करके। तो आप 12th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आपको कंडीशन समझाती हूँ, एग्जाम में भी आपको लिखना होगा। तो इसमें होता क्या है कि फादर जो है वो RH पॉजिटिव है और मम्मा जो है वो निगेटिव है। तो ये एलिस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिनोट करने के लिए, कि मतलब अगर है एंटीजन तो बड़ा D से लिखेंगे, और छोटा अगर नहीं है तो D से, छोटा D से। तो इसमें क्या होता है, एक तो फादर चाहे तो होमोजाइगस कंडीशन होगा या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। होमोजाइगस में क्या होता है, सेम एलियंस बोलते हैं, जिसमें कि पूरा दोनों DD होगा और इसमें एक बड़ा D और एक छोटा D। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में देख सकते हैं आप कि D और AD मिला
तो कौन सा बनेगा, डी। और इससे ये तो पूरा कंडीशन है कि बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर फादर का जो एलील्स है वो डिफरेंस है तो 50% चांसेस है कि RH निगेटिव हो, तब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ये डी और इसके साथ अगर मिल जाता है तब 50% चांसेस है कि वो RH पॉजिटिव बच्चा हो जाएगा। और एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करता है कि मम्मा अगर पॉजिटिव है, अगर फादर जो है वो निगेटिव है, तब ये कंडीशन नहीं होगा। सिर्फ तभी होगा जब फादर का पॉजिटिव होने के वजह से बच्चा जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब आप सोच रहे हो क्यों मम्मा वाला नहीं होगा, क्योंकि मम्मा अगर डी रहती, पॉजिटिव रहती, तो फादर का चाहे डी हो या फिर AD हो, बच्चा तो कभी निगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि मम्मी का तो ये प्रभावी जीन ही आएगा, मतलब डोमिनेंट ही। तो डी यानी से हर बार पॉजिटिव होता है। तो ये आप में भी क्या मैं कहना चाहती हूँ समझ पाए होंगे कि ये कंडीशन तभी होगा जब मम्मा निगेटिव हो और बच्चा जो है फादर के कारण जो है वो पॉजिटिव हो चुका हो, यानी उस पर RH जो फैक्टर है वो प्रेजेंट हो चुका हो और डी एंटीजन प्रेजेंट हो चुका हो उसके RBC के सतह पे। अब आपको इस तरह से आपके अपने एग्जाम कॉपी में भी हेडिंग डालना है, जिसमें आप पहले फर्स्ट चाइल्ड लिखिएगा, नेक्स्ट सेकेंड चाइल्ड में, क्योंकि मैं आपको बताया कि फर्स्ट चाइल्ड में कंडीशन नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताती हूँ। यूजुअली फर्स्ट चाइल्ड जब स्कैप होता है, मतलब ऑन से बाहर आएगा, तब क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी। बच्चा जो RH पॉजिटिव था, मम्मा RH निगेटिव थी, जब बच्चा बाहर आएगा तब एक कंडीशन जो है वो स्टार्ट होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी होने का। कैसे, तो RH एंटीजन जो है वो कैन नॉट फिट फ्रॉम अ फीटल ब्लड थ्रू अ प्लेसेंटल बैरियर। RH जो एंटीजन है वो कभी जो है, जैसे बच्चा का RH पॉजिटिव जो एंटीजन है वो फीटल बैरियर नहीं पार करके मम्मा के ये में नहीं जाएगा, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है। लेकिन टाइम जब पार्चुरेशन, जब बच्चा जन्म लिया, तब जो है लीक मदर ब्लड, जब प्लेसेंटा को काटा जाता है तब तो मम्मा का और बच्चा का ब्लड मिलता है। तो उस टाइम क्या होगा, विदिन कुछ ही मंथ बाद डिलीवरी के वो क्योंकि वो गया है, बच्चा का जो कुछ ब्लड जो मम्मा के ये में गया, माँ के ब्लड में, उसको देख के जो उसमें जितने भी RBC होंगे बोलेंगे ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो RH इसके सतह पे तो पॉजिटिव चीज़ है, यानी ये मेरे लिए खतरा करेगा, ये कोई मतलब दुश्मन टेररिस्ट है जो हमें मारने आया है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिसके कारण एंटीबॉडी से उसको मारने का काम करेगा। लेकिन होता क्या है, वो मार दिया तब तक तो ठीक है, लेकिन होता तो ये प्रॉब्लम है ना कि मेमोरी सेल भी बन जाता है, तो वो वहाँ पे मार दिया कि ये टेररिस्ट है, उसको मार दिया। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम तुम आए तो तुमको फिर से हम मारेंगे। और ये जो एंटीजन भले ही क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन एंटीबॉडी पार कर जाता है, जो कि IgG जो एंटीबॉडी है इतना तो आपको नॉर्मली पता होगा कि वो प्लेसेंटा को बैरियर को पार कर लेता है, तो इस कारण सेकंड बेबी में होता है। तो यही बात बताया कि मदर जो है वो डेवलप कर लेगी एंटीबॉडी के इन द हर ब्लड, अपने ब्लड में कि टेररिस्ट आया है उसको मार दी, और मेमोरी सेल बन गया कि नेक्स्ट टाइम भी आएगा तो उसको मारेंगे। सेकेंड चाइल्ड में क्या होता है कि जब मदर कंसीव कर ली, फिर से RH पॉजिटिव क्यों हूँ, वो सब जो प्रोसेस हम लोग देखे थे फादर का और मदर का एलिल्स करके। एलिल्स का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताई कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो RH एंटीबॉडी फ्रॉम अ मदर ब्लड क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर एंड इंटर। अब एंटीबॉडी तो उसके में मेमोरी सेल फर्स्ट बेबी से बन चुका था, फर्स्ट बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन सेकेंड बेबी को होगा। क्रॉस कर लिया फीटल ब्लड में, बोलता है कि RH एंटीजन जो था वो तो क्रॉस नहीं करता है प्लेसेंटल बैरियर को, तभी तो फर्स्ट बेबी जो है वो सेफ है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपके क्लास में या फिर ऑब्जेक्टिव कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछता है, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जबकि वेयर एज RH एंटीबॉडी जो है वो पार कर जाता है प्लेसेंटा बैरियर को। अब क्या होगा, RH एंटीबॉडी जब इंटर किया तो फीटल कॉज एगुलेशन ऑफ फीटल RBC रिजल्टिंग इन हीमोलाइसिस। अब उसको जो है वो एंटीबॉडी क्या करता है, मारता ही तो है, तो वो समझ रहा है कि ये एंटीजन है, कोई अलग चीज़ है, और उसको जाके और मारना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स RBC टूटने लगा। अब RBC टूटेगा तो आपको ये सारा चीज़ अब स्टार्ट होगा। RBC टूटता है तो इसमें जो हीम है और ग्लोबिन है, तो हीम में तो फेरस और प्रोफाइरिन रिंग, आप प्लीज़ समझिएगा। फेट ऑफ RBC में इसको मैं समझा चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिए तो अच्छे समझ में आएगा। तो फेरस और प्रोटीन तो दोबारा बनने के लिए RBC चला जाता है, लेकिन जो प्रोफाइरिन रिंग है उससे जो है वो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ज़्यादा बन रहा है, बिलीरुबिन जो क्या है वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो बॉडी से बाहर जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा तो कितना ही जा पाएगा, कितना जो है वो स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, तो हमारे बॉडी में डिपोजिशन होने लगती है, जिससे बच्चे में जॉन्डिस का कंडीशन देखने को मिलता है।
तो वही हम लोग देखेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलेगा। तो जॉन्डिस सीवियर अगर हीमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसी ज़्यादा टूट रहा है, तो बिलीरुबिन का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। और बिलीरुबिन नॉर्मली कैसे बाहर जाता है, स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू, जिससे उसका येलोइश कलर प्रोवाइड होता है, तो आपको पता है। तो ये तो कितना अपना काम तक ही ना वो बाहर ले जा पाएगा, बाहर नहीं जाएगा। बिलीरुबिन ज़्यादा है, ज़्यादा आरबीसी टूट रहे हैं, तो बिलीरुबिन हमारे बच्चे की बॉडी में ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जॉन्डिस देखने को मिलेगा। और जॉन्डिस का साइन सिम्टम्स क्या है, येलो कलर का स्किन, येलोइश स्किन देखने को मिलेगा बच्चा में। सीवियर एनीमिया हो सकता है, क्यों? क्योंकि आरबीसी का कम होना क्या एनीमिया कहलाता है। अब आरबीसी को बार बार तोड़ दिया जा रहा है, तो एनीमिया तो कॉज करेगा ही। तो वो सारी चीज़ें हो गई। हाइड्रोप्स फिटालिस, इसमें एडिमा भी बच्चे में देखने को मिलता है इसका साइन सिम्टम्स में। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कैरेनिकटेरस। ये क्या होता है, ब्रेन में जो है वो बिलीरुबिन चला जाता है। इस कंडीशन को जो है वो कैरेनिकटेरस बोलते हैं। क्या है, तो इट फॉर्म ऑफ ब्रेन डैमेज इन इन्फेंट कॉज टू सीवियर जॉन्डिस। जॉन्डिस इतना ज़्यादा बिलीरुबिन ज़्यादा हो गया है कि बच्चा का जो ब्रेन में जो ब्रेन बैरियर होता है, जो छलनी, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं जाने देता है, उतना डेवलप नहीं है। तो बिलीरुबिन अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा है, तो अगर नॉर्मली एडल्ट पर्सन में देखें तो ब्रेन को नहीं पार कर पाएगा, लेकिन बच्चा में ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि छलनी होता है हमारे ब्रेन के पास, वो डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण बिलीरुबिन जो है वो ना के ब्लड में, ब्रेन में भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण एक कंडीशन होता है। ये क्या करेगा, जाके वेस्ट चीज़ क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर नोट डेवलप है, तो इसके कारण बिलीरुबिन जो है इंटर कर जा रहा है हमारे ब्रेन में, और एक परमानेंट ब्रेन डैमेज करेगा। सेल को, जो न्यूरॉन्स है उसको तोड़ेगा, निक्रोसिस करेगा, जिससे ब्रेन डैमेज होने का चांस है। इसका फीचर क्या है, जिस बच्चे में ये चीज़ होगी, हाई पिच्ड बच्चा जो है वो क्राई करता है। सोचिए ना, किसी का ब्रेन डैमेज हो रहा है तो वो रोएगा नहीं, बच्चा बहुत रोता है हाई पिच के साथ। अब इसका मेन है, ये एग्जामिनर देखना चाहते हैं और ये आपको लिखना ही लिखना है किसी भी हालत में, प्रिवेंशन आप कैसे कीजिएगा इस RH इनकम्पेबिलिटी का। तो प्रिवेंशन आजकल बहुत आ चुका है। सबसे पहले तो अगर फर्स्ट जैसे ही मम्मा बच्चा को जन्म दी, अब पता चला, आजकल तो बहुत सारे जांच होते हैं, तो वो पता चल गया कि बच्चा जो है RH पॉजिटिव है, तब क्या होगा, मम्मा को जो है वो जैसे कि ये इसका एंटीजन गया, तो मम्मा का एंटीबॉडी बनाता है और उसको टेररिस्ट समझ के उसको मारने का काम करता है, तब मेमोरी सेल बन जाता है, जो कि सेकंड बेबी के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, RH इनकॉम्पेबिलिटी वाला। लेकिन इसमें क्या होगा कि डी एंटीबॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि उसको मम्मा का जो बॉडी है वो एंटीबॉडी नहीं बनाए, मतलब इधर से ही बनाया, ताकि तो ये अगर गया है तो उसको तो मार देगा कि ठीक है ये टेररिस्ट था तो इधर बाहर से गया, वो उसको मार दिया। अब मेमोरी सेल नहीं बना तो दूसरा बच्चा भी आएगा तो मेमोरी है ही नहीं, तो वो भी नॉर्मली बाहर आ जाएगा, और उसको भी ये सारा कंडीशन RH इनकम्पेबिलिटी वाला नहीं देखने को मिलेगा। रहोगम करके इंजेक्शन होता है, जिसमें उसको दिया जाता है एंटीबॉडी, उसमें D होता है जो कि मारता है जाके जो भी RH पॉजिटिव बच्चा का जो ब्लड गया है, वो माँ के लिए एंटीजन मतलब हानिकारक है, तो उसको जाके मार देता है। तो हुआ क्या कि मेमोरी सेल नहीं बना। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये तो सारा चीज़ था कि बच्चा को हो ही नहीं, तो ये प्रिवेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। अब इन्फेंट्स को अगर हो गया है ये सारा कंडीशन, रहोगम नहीं दिया गया था इंजेक्शन, तो अब मम्मा का ये एंटीबॉडी बन ही गया था और बच्चा को जाके मार रहा है, जिसके कारण बिलीरुबिन जॉन्डिस देखने को मिल रहा है, तब क्या देंगे, तो अगर RH कंपेबिलिटी माइल्ड है, मतलब कम अमाउंट में है, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, एक फोटोथेरेपी यूज किया जाता है, जिसमें बिलीरुबिन लाइट के थ्रू इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तब RBC टूटते ही जा रहे हैं, 6 मंथ तक बच्चा को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, तो ये सारा प्रिवेंशन हो गया। अब हम लोग एक बार आपको नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये था हमारा कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, इनकम्पेबिलिटी क्या मतलब कंपेयर मतलब एक जैसा नहीं होना, इनकम्पेट मतलब डिफरेंस हो जाना, और वो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। 12th का कॉन्सेप्ट था कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है, ये चीज़ समझना जरूरी, एग्जाम कॉपी में भी आपको लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे
कि फर्स्ट बेबी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बताई, क्योंकि RH एंटीजन जो है वो पार नहीं करेगा बच्चा से, मम्मा के ब्लड में नहीं आएगा, जिसके कारण एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड बेबी में क्योंकि एंटीबॉडी जो वो पार कर सकता है, तो वो प्लेसेंटा बैरियर को IgG जो है वो पार कर सकता है, इसके कारण जाके जो इरिथ्रोसाइट है उसको टेररिस्ट समझ के मारने लगता है। इसके कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का कंडीशन सेकेंड बेबी में देखने को मिलता है। साइन सिम्टम्स भी मैं आपको समझा दी और इसका प्रिवेंशन क्या था वो भी मैं आपको बता दी। तो हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। लिखने से भी क्या होता है कि इसका रिलेशन माइंड से होता है तो हमें चीज़ें जल्दी याद होती है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, क्योंकि इतना सारा चीज़, हाँ और एक चीज़ आपका छूट गया, सॉरी, एग्ज़ाम में तो फिगर भी बनाना होता है और आप सोचिए कि मैम आप तो फिगर बताए नहीं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए फिगर है। इस तरह से आप फिगर बना लीजिएगा कि देखिए IgG जो है वो यहाँ से गया, मम्मा निगेटिव थी, RH निगेटिव, बच्चा पॉजिटिव था, तो इसको क्रॉस करके मारने का काम करता है, जो कि इजीली क्रॉस कर जाता है हमारे प्लेसेंटा को IgG, ये तो आपको पता ही होगा, इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये सारा चीज़ आप बना लीजिएगा। और फाइनली हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इतना मेहनत जब आपके लिए करती हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कौन सा कहाँ कंटेंट डालना है, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो समझ में अगर आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो हीमोस्टैटिसिस के ऊपर होगा।